स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री का हमारा सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है दैट इज एमएचआई 110। भारत में नगरीकरण प्रारंभ से सी और 1300 तक आपका जो है ईसा ईसवी तक आपको यहाँ पर इसका नगरीकरण बताना है कि किस तरीके से हमारे भारत में जो नगरीकरण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसमें नगर किस तरीके से बनाए गए थे। आपको एमए हिस्ट्री के लेवल का पढ़ना है, आपको सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं लिखना है। राइट, इसमें क्या लिखना है ये आपको मैं असाइनमेंट के थ्रू पहले बताऊंगी। ये आपको मैं असाइनमेंट का पीडीएफ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। राइट, ये आपका असाइनमेंट है। ओके, आप इसका यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है आपके। ओके, एक सेकेंड। राइट, ये आपके क्वेश्चन पेपर है जो आपको अपना जो आप साइट खोलेंगे इग्नू की, दैट इज इग्नू असाइनमेंट करके आप खोलेंगे क्वेश्चन पेपर, तो वो आपको खुल जाएगा। उसमें एमए हिस्ट्री खोलेंगे, सेकंड ईयर में पूरे 12 सब्जेक्ट दिखाएगा आपको, फर्स्ट और सेकंड ईयर के। और आपको 23 24 वाला खोलना है बिकॉज 25 26 वाला अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेम ही होता है। बट आपको 22 वाला नहीं खोलना है क्योंकि उसमें जो आपके सब्जेक्ट पहले चेंज हो गए हैं, वो आपके 2023 से सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। राइट, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका है शहरी बस्तियों के विकास। आपको जो भाग का है इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। राइट, और भाग 2 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। राइट, क्योंकि बिकॉज इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर भाग में से, हर पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन करना नेसेसरी है। राइट, बिकॉज क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर भी इसी के अकॉर्डिंग बनता है। क्वेश्चन पेपर में भी आपका जो इसी तरीके से होता है कि आपको दोनों पार्ट्स में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। इसका मतलब आपको किसी पार्ट में से 3 क्वेश्चन करेंगे और किसी में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो भी अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट ही बनता है। लाइक जैसे इसमें स्टार्टिंग में लिखा है शहरी बस्तियों का विकास और अतिरिक्त सृजन के महत्व पर चर्चा कीजिए। राइट, जो आपका क्वेश्चन जो आपकी जो बुक है इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर के जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, 3 जो चैप्टर होते हैं, ये सब आपका फर्स्ट 2 क्वेश्चन के अंदर आता है। राइट, ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ। मेरे पास 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, ये रहा। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है कि शहरी इतिहास के एक ऐतिहासिक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में उद्भव पर एक नोट लिखिए। अब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बट आप इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इसमें समझ आ जाएगा कि ये क्या पूछना जा रहा है। राइट ए नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ द अर्बन हिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हमने जो इतिहास लेखन की जो खोज की है इतिहास की, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी स्टार्टिंग की जो सभ्यता थी वो नगरीकरण है। राइट, नगरीकरण है, ये किस तरीके से आप प्रूफ करोगे। हमने क्या कहा था कि मैंने आपको आपके 103 में भी पढ़ाया था कि नगरीकरण का मतलब होता है कि जिसमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो, जिसमें आपकी ईंटों के बने मकान हो। अब सपोज जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी उसमें हमने बोला है कि सबसे पहले नगरीकरण आया था, यानी कि नगर पहले बने थे, बाद में ग्रामीण सभ्यता आई थी। राइट, तो लेकिन जो नगरीकरण हुआ था, आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज नगरीकरण, दिस इज अर्बनाइजेशन। तो उसके जो फंडामेंटल है, जो उसके मतलब जो कहते हैं कि साक्ष्य हैं, जो उसके प्रूफ है, कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि दिस इज नगरीकरण, ये अर्बनाइजेशन है, यहाँ पर एक नगर बसा हुआ था। तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि राइट ए नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ अर्बन हिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल, शहरी इतिहास के एक ऐतिहासिक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में उद्भव बताइए। कि आप कैसे कह सकते हो कि आपका जो अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो नगरीकरण आया है, वो आप कैसे प्रूव करोगे, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। राइट, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आपको पूरी असाइनमेंट समझ आ जाएगी तब आपको ये बुक जो है थोड़ी इजी लगेगी पढ़ने में। इसमें आपको क्या लिखना है। राइट, इसमें आपको सबके बारे में, सब की उत्खनन में, यानी कि खुदाई में क्या मिला और वहाँ की नगरीय योजना क्या थी, ये सब चीज़ें आपको इस बुक में लिखनी है, वो भी स्टार्टिंग से। ठीक है, इनिशियल स्टेट में जब आपको सभ्यता, जो सिविलाइजेशन आया था पीरियड, उसके बारे में। राइट, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है हमें। इसमें हमें लिखना है कि नगर का तात्पर्य शहर से है और इसका अर्थ ऐसी दशा से है जिसमें कि ग्रामीण के ठीक विपरीत
पुरातात्विक खोज के द्वारा नगरीकरण पहले आया था और बाद में ग्रामीण सभ्यता आई थी। मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गांव में कच्चे मकान बने हुए होते हैं और खेती करके वो लोग जो है अपना दिनचर्या बिताते हैं, राइट। तो लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ये नगरीकरण है? तो वी गार्डन चाइल्ड ने नगरों की उत्पत्ति को शहरी क्रांति की संज्ञा दी है और उनके अनुसार कि कैसे नगर उत्पत्ति हुई है, और उनके अनुसार नगरों का उदय अचानक नहीं बल्कि कृषि में विकास के परिणाम स्वरूप हुआ, जो एक जटिल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन था। ये वीडी गार्डन चाइल्ड का कहना है, राइट। उनका कहना है कि जो प्रारंभिक में शहर आप बना है, निर्धारण के लिए मापदंड उन्होंने एक निर्धारित किए थे, राइट। तो गार्डन चाइल्ड ने एक क्या कहते हैं पैटर्न तैयार किया कि जिसके प्रूफ पर, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये एक नगर था यहाँ पर पहले, राइट। तो उन्होंने क्या मापदंड रखे थे वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। जैसे कि उन्होंने मापदंड रखा था कि बस्ती का आकार, उनकी जनसंख्या, उनका घनत्व, उनका व्यवसाय, उनका संबंधी सार्वजनिक भवन है वहाँ पर, और एक शासक भवन है, अभिलेखन है की पद्धति, यथार्थ विज्ञान है, लेखन है, कला है, विदेशी व्यापार और राज्य का संगठन। ये गार्डन चाइल्ड ने जो है अपना एक क्या कहते हैं कि एक पैटर्न, एक सिद्धांत दिया था कि अगर आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी तो आप कह सकते हो कि दिस इज नगरीकरण, राइट। नगरवाद और नगरीकरण का क्या अर्थ होता है? नगरवाद का मतलब होता है कि शब्द का मतलब होता है नगरीय, यानी कि आपको नगर में होना का अर्थ है नगरीय होने की अवस्था। नगरीय होने की क्या अवस्था है, उसी को ही नगरीकरण कहा जाता है। जैसे नगरीकरण शब्द का तात्पर्य नगर बनाने की प्रक्रिया। नगरीकरण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जो भी आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ईंटों के मकान। और नगरवाद का मतलब होता है कि उसमें रहने वालों की जो क्या कहते हैं कि डेली रूटीन था उनका, जिस तरीके से वो व्यवसाय करते थे, वो नगरवाद कहलाएगा, राइट। उसमें क्या है कि आपको प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं क्या है। अब वी गार्डन चाइल्ड, ये आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। आप कैसे प्रूव करोगे कि जो हिस्ट्री है, वो स्टार्टिंग हिस्ट्री जो है वो आपकी नगरीकरण से स्टार्ट हुई है, यानी कि शहरीकरण से स्टार्ट हुई है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगी कि हमेशा क्वेश्चन पेपर जो लैंग्वेज के साथ खिलता है वो नगर और शहर में आपको कंफ्यूज करेगा, राइट। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि नगर और शहर दोनों का मतलब सेम है, दैट इज अर्बनाइजेशन, राइट। जिसमें कि ईंटों के पक्के मकान बने होते हैं, उसे बोलते हैं नगर और शहर, राइट। तो यहाँ पर कभी कभी वो कहीं पर नगर लिख रहा है, कहीं पर शहर लिख रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो शहर वर्ड दिया है जिसको कि आप नगर बोल रहे हो। डेफिनेशन उसने नगरीकरण से दी है, लेकिन अंदर जो क्वेश्चन है उसमें शहर शब्द का यूज किया है उसने, राइट। तो वी गार्डन चाइल्ड्स ने पुरातात्विक और सामाजिक साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक शहरों, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उससे हमको पहचान की जाती है कि 10 प्रमुख मापदंड उसने निर्धारित किए, वी गार्डन चाइल्ड ने, कि आप कैसे कह सकते हो कि अगर ये मापदंड आपके प्रूव हो जाते हैं, दैट मीन्स ये आपकी नगरीकरण है, यहाँ पर एक शहरी सभ्यता थी। ऑलराइट, ठीक है। जैसे कि बड़ा और घना बसावट, बड़ी और घनी बसावट होगी, यानी कि नगरी बस्ती का सामान्य लक्षण घनी आबादी से, अगर नगरीकरण है तो यानी कि यहाँ पर आबादी जो है वो ज्यादा होगी। और यहाँ आबादी का केंद्रीकरण होता है, जनसंख्या का केंद्रीकरण अनेक कारणों से होता है। जैसे कि जनसंख्या, जैसे यहाँ पर आपकी रक्षा की आवश्यकताओं के कारण अथवा पर्यावरण कारणों से भी हो सकता है। रक्षा के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड हैं तो हम इस एरिया में रहेंगे, और यहाँ पर हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है तो हम इस एरिया में रहेंगे। तो इस तरीके से वहां पर घनी बसावट हो सकती है, राइट। तो घनी बसावट होगी, राइट। तो ये फर्स्ट आपका सिद्धांत है कि पहले तो सबसे पहले जो नगरीकरण होगा वहां पर घनी बसावट होगी। उसके बाद गैर कृषि विशेषज्ञ, शहर और नगर में गैर कृषि कार्यालय का विकास हुआ, और शहरी रत्नाकर ने व्यक्त किया कि केंद्रीकरण खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए नहीं, अपितु गैर निर्वाह कार्यालापों जैसे शिल्प व्यापार, यानी कि ऐसा नहीं कि आप कृषि करके ही आप कर सकते हो, नहीं। जैसे कि आप शिल्प कार्य हो, कुछ बर्तन बना रहे हो, कुछ औजार बना रहे हो, ठीक है, कुछ अनुष्ठानों को विनियोजन करके कारण, तो गैर कृषि विशेषज्ञ भी आपके वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अधिशेष। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, यानी कि उत्पादकों द्वारा सरप्लस उत्पादन का केंद्रीय सत्ता, यानी कि
मंदिर है, राजा का भवन है, यहाँ पर मंदिर है, इस टाइप का अगर आपको मिलेगा तो वो भी आपका नगरीकरण का एक प्रूफ मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इन फोर्थ इसका नंबर का है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस वाइज याद करने हैं बच्चे, क्योंकि बिकॉज आपकी जो टेक्स्ट बुक में है, आपको टेक्स्ट बुक का आंसर कुछ ना कुछ इसमें डालना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि आप आंसर क्या लिख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर को वही एग्जैक्ट भी चाहिए होता है कि जो आपको इसके बेसिस पर टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो टेक्स्ट बुक में आपके ये सिद्धांत 10 सिद्धांत हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे। राइट, ऑलराइट। स्मारकीय सार्वजनिक भवन, एक स्मारकीय सार्वजनिक भवन भी होता है, यानी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा मंदिर या फिर कोई महल या अन्य सरकारी संरचनाएं। ठीक है, ये नगर की आपको विशेषता बता रही है, नगर का सिद्धांत बता रहे हैं कि आप कैसे कहोगे कि ये नगर है। राइट, तो शासक वर्ग और सामाजिक स्तरीकरण, समाज के में वर्ग भेद और अभिजात वर्ग का वर्चस्व। आपने देखा होगा कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, उसमें एक बड़ा दुर्ग होता है, एक निचला दुर्ग होता है। जो बड़े ऊंचले दुर्ग में जो है अमीर लोग पाए जाते हैं, रहते थे, और जो नीचे का दुर्ग होता है उसमें थोड़े गरीब लोग रहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो वहाँ का समाज था वो वर्गीकृत था, वर्ण भेद पर आधारित था। ठीक है, ये हमारे ग्रंथों में भी हमने पाया है कि वर्ण भेद तो है स्टार्टिंग से ही था। ओके, लेखन या रिकॉर्ड सिस्टम। अब जो आप लेखन देख रहे हो कि व्यापार करा जा रहा है और कर के प्रबंधन के लिए लेखन का विकास। अब लेखन का तो हमें हड़प्पा सभ्यता से जो मिला है, उसमें आपको जो कहते हैं कि शिलालेख मिले हैं, इस तरीके का बाट मिले हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने ही तरीके का, अगर क्योंकि हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखित दस्तावेज तो रखेंगे। तो इस तरीके से अगर वहाँ का कोई लिखित रिकॉर्ड या रिकॉर्ड सिस्टम मिलता है, तो भी आप कह सकते हो कि वो नगरीकरण है। राइट, और उसके बाद होता है विज्ञान का विकास। अब आप वहाँ पर देखोगे कि जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने हैं, ठीक है, एक पैटर्न के ऊपर आधारित है। राइट, और वहाँ पर जो नालियाँ हैं वो भी इस तरीके से बनाई गई थी सुनियोजित तरीके से, कि छोटी नाली घरों के आगे से और बड़ी जो नाली है वो ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ी नाली को जोड़ता है। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका उन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज किया है। राइट, तो विज्ञान और विकास, अंक गणित और ज्योमेट्री और खगोल विज्ञान का ज्ञान, इस तरीके के पैटर्न भी हमको वहाँ पर देखने को मिले हैं। और ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका कलात्मक शैली। कलात्मक शैली का क्या मतलब है कि वहाँ पर की जो हमें खोज हुई है, वहाँ पर जो मतलब हमको वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, इंसानों की भी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर कलात्मक शैली भी मिलेगी। लंबी दूरी का व्यापार, राइट, कि लंबी दूरी के व्यापार के साथ वहाँ पर कच्चे माल का, जब हम दूसरे जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैली हुई थी। मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी। तो उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए व्यापार होता था, निर्यात या आयात होता होगा। तो पैदल से तो नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ तो वाहन होगा ही, आई थिंक। किस तरीके से वो करते थे वो भी चीज़ें आपकी आयात निर्यात में भी दिखेंगी। और निवास और आधारित समाज, ठीक है, रिश्तेदारी के बजाय निवास स्थान पर आधारित सामाजिक संगठन। अब जब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वहाँ के जो खोज मिलेगी कि यहाँ का उधर मिले गए हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की इधर मिली हैं, पत्थर, घर का डिज़ाइन। तो मेसोपोटामिया सभ्यता वो जो के साथ भी थोड़ा व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन वो करते थे, उस पे आधारित भी अगर आपको कोई प्रूफ मिलता है, तभी भी आप कहेंगे कि यहाँ पर निवास आधारित समाज था, जो एक दूसरे के साथ क्या करता था, व्यापार करता था, या फिर विवाह करते थे वो एक समाज से दूसरे समाज में। ठीक है, तो ये 10 उसने सिद्धांत दिए थे आपके वी गार्डन चाइल्ड ने। ओके, वी गार्डन चाइल्ड ने आपको 10 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो नगर प्राय साधनों या संसाधनों के निकट अवस्थित होते हैं। मतलब जो नगर बनेगा वो आपको ऑब्वियसली किसी नदी घाटी पे मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा जहाँ से आप कच्चा कच्चा माल या ईंधन आदि ले जा सको। और घनी सुगठित आबादी नगरीय समाज की भूमि, जैसे श्रमिक है, मजदूर है, आदि उपलब्धि दर्शाता है। और यहाँ सीमित भूमि में सघन आबादी थी। वहाँ पर जो भूमियाँ होती थी जहाँ पर थोड़ी सी बहुत वो अपने लिए अनाज उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी, मोहनजोदाड़ो में भी हमें अनाज के भंडार मिले हैं, तो दैट मीन्स वो खेती भी करते थे। राइट, तो इसका मतलब एक पूरा नगर बसा हुआ था, पक्की ईंटों का मकान बना हुआ था। राइट, तो पुरातात्विक खोज में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के काल की है। अब
पुरातात्विक जो खोज हुई है वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले वहां पर कुछ लोग रहते थे, जो खुदाई के मिला है, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा अभी तक हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से भी पहले वहां पर कुछ बसावट थी। सिंधु के मैदान में इनकी प्राचीनतम बसावट थी और ये हड़प्पा सभ्यता से पूर्ववर्ती थी। हड़प्पा सभ्यता से पूर्ववर्ती को हम बृहद सिंधु घाटी से, इस प्रकार की चार संस्कृतियां थी। जिसे हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन कौन सी बसावट थी? आम्री या नाल, कोटी दीजी, सोथिया सिवाल और दम्ब सादा कहा गया है। या आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो ये आपको चार नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा है मुख्यतः भौगोलिक अवस्थी में भी में और भौतिक रूप में भी मृत भांड दृष्टि से भिन्न है। यानी कि इनके जो मृत भांड मिले हैं, जो प्रूव मिले हैं, उससे पता चला है कि जो इनिशियली स्टार्टिंग था वो अब के जो मिले हैं हड़प्पा वाले के, वो उससे थोड़े डिफरेंट हैं। इसका मतलब कि वहां पर चार संस्कृतियां थी हड़प्पा से पूर्व, जिसे हम बृहत सिंधी सिंधु घाटी, इस प्रकार चार संस्कृतियां थी। ठीक है। बृहत मतलब हड़प्पा के बाहर भी आपकी सभ्यताएं थी। राइट। मुख्यतः भौगोलिक अवस्थी, ये हो गया। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की सार्वजनिक विशिष्ट विशेषताएं। अब हड़प्पा संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? जैसे कि वहां पर हमको तोलने के बाट मिले हैं। राइट। तोलने के बाट के और मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, ईंट मिली हैं, आदि यहाँ नहीं मिलते हैं। ओके ओके। इसमें वो कह रहा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता में जैसे हमको ये सब चीजें मिली है, तो इस सभ्यता की ये जो चार चीजें हैं यहाँ पर इस तरीके का हमको नहीं मिला है। तोलने के बाद मोहरे, ईंटे आदि यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एक के ऊपर एक दब जाते हैं, है ना, तो वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको इनिशियली वाले में इसमें इतनी चीजें नहीं मिली है जितनी आपको हड़प्पा सभ्यता की है। और ये डिफरेंस कैसे पता चलता है? रेडियो आइसोटॉप डेटिंग के द्वारा हमें पता चलता है। राइट। उसके बाद आपका है कि प्राचीन नगरीय क्षेत्र की विशिष्ट भवन निर्माण निर्माण कला प्रारंभिक बसावटों में नहीं पाई जाती। यानी कि जो नगरीय क्षेत्र में क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो उसमें नहीं, इन ये जो चार संस्कृति है इसमें नहीं पाए जाते हैं। राइट। तो प्राचीन भारत में नगरीय केंद्रों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। अब प्राचीन भारत में जो हमने निकाला है कि अब ये हमारा प्राचीन भारत है, यहाँ पर नगरीयकरण आया था, तो उसमें जो अलग अलग शब्दों का यूज किया है, नगर का यूज किया है, पूर्व के दूज यूज किया है, दुर्ग का यूज किया है, या प्रथा मिस्र में भी प्रचलित थी। मिस्र में भी इसको यही कहा जाता था। ओके। ऑलराइट। ठीक है। इतिहास और पुरातात्विक विदों ने बसावट के आकार पर भी नगर और ग्रामीण में भेद किया है। और बड़ी बसावट को नगर और छोटी बसावट को ग्रामीण माना है, परंतु यह विवादास्पद पद है। कई लोग जो जिन्होंने खोज की है, इतिहास लिखा है, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बसावटें हैं उसको आपने नगर कहा है, और जहाँ पर छोटी बसावटें और अपने लिए छोटा वो खेती करते हैं उसको आपने ग्रामीण कहा है। तो इसमें भी थोड़े बहुत उनके कॉन्फ्लिक्ट थे। राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि आप अर्बन हिस्ट्री की फील्ड में, जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री की खोज में आप कैसे कहोगे कि दिस इज अ नगरीकरण, अर्बनाइजेशन कैसे आप प्रूव करोगे। ठीक है। तो उस चीज का आंसर आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। राइट। इसमें आपको हड़प्पा के बारे में नहीं लिखना, आपको इसमें लिखना है कि कैसे आप बताते हो कि ये नगरीकरण पहले आया था और ग्रामीण सभ्यता बाद में आई थी। राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बिकॉज ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है और आपको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। किसी स्थल की नगरीय विशेषता निर्धारण करने में आकार की एकमात्र मापदंड है। अब किसी का आप कहोगे नगर है, तो ये एक ऐसा नहीं कहोगे कि सिर्फ इसका आकार ही है इतना बड़ा है तो ये नगर है, नहीं। वहां पर अपितु जनसंख्या का घनत्व भी देखा जाएगा, वहाँ की समृद्धि संबंध क्रियाकलाप भी देखे जाएंगे। ठीक है। अभी जो मैंने बताया था कि जो 10 पैटर्न है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप कहोगे कि ये दिस इज नगरीकरण। ठीक है। राइट। और ग्रामीण और नगरीकरण में भेद करने के लिए संस्थापक यानी कि संस्थापत्य यानी कि आर्कियोलॉजी जो आर्किटेक्चर है उसमें के आधार पर भी बनाया जाता है कि छोटी बसावटों में भी जटिल आर्किटेक्चर जो है आपका होगा। कि एकाध उदाहरण मिल सकती हैं, जैसे कि नगरीय और ग्रामीण में भेद कठिन हो जाता है। ठीक है। जैसे आप जो कहता है कि दक्षिण सिंध के उत्खनन के दौरान, यानी कि जो दक्षिण की तरफ में आपका, अगर आप उत्खनन मीन्स खुदाई, राइट,
अगर आप दक्षिण की तरफ में खुदाई करते हैं तो उसके दौरान में पकाया हुआ टाइल मिला है, मतलब पका हुआ सॉलिड टाइल मिला है, जिस पर विशाल स्मारकीय भवन का संकेत मिलता है, परंतु यह नगर नहीं हो सकता, क्योंकि एक अन्य आधार जो शिल्पाकृति है, हड़प्पा में अनेक शिल्पाकृतियां हैं मिली है, इसके लिए इसे नगर स्वीकार किया जाता है। राइट, ऐसा नहीं कि आपको एक पत्थर का टाइल मिल गया तो आप कहोगे हाँ यहाँ तो पूरा नगर है, एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको पूरी 10 चीजें मिलेंगी, तब आप कहोगे कि ये एक पूरा नगर है। तो इस आप जो जैसे कि हड़प्पा में तो पूरी शिल्पाकृतियां मिली हैं, सारी जो 10 पैटर्न है वो पूरे 10 पैटर्न आपकी हड़प्पा सभ्यता में फॉलो किए गए हैं। शिल्पाकृतियों के अभाव में किसी क्षेत्र को ग्रामीण ही स्वीकार किया जा सकता है। अगर वहाँ पर शिल्पाकृतियां नहीं है तो इसमें वो कह रहा है कि आपको उसको मानना पड़ेगा कि वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ऑलराइट, आपका यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। ओके, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपको मैंने ये पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज हड़प्पा नगरों की आंतरिक विन्यास का परीक्षण कीजिए। ओके, हड़प्पा नगरों की आंतरिक विन्यास का क्या मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो मिली है, अब आप कह रहे हो कि नगर ये है, हड़प्पा सभ्यता है, अब इसका आंतरिक विन्यास यानी कि जो जहां तक आपकी हड़प्पा सभ्यता है, जहां तक आपकी हड़प्पा सभ्यता है वहां पर से हमें क्या क्या मिला है, आप किस बेस पे कह सकते हो कि दिस इज हड़प्पा सभ्यता है। तो वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपका त्रिभुजाकार है। राइट, और यहाँ पर जितनी जगह है वहां पर खुदाई से हमको क्या क्या मिला है और वहां की नगर नियोजना योजना कैसी है। राइट, तो इसके बारे में हमको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नगरों की आंतरिक विन्यास का मतलब होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की भीतरी संरचना, यानी कि आंतरिक विन्यास का क्या मतलब है कि उसकी जो भीतरी संरचना है और नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग और उसकी वास्तुकला की बारीकी बारीकी से जांच करना। राइट, ये आपका मैंने आपको डायग्राम बनाया है कि आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है ये पहले आपका भारत का ही हिस्सा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। राइट, तो ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपका कश्मीर में आपके मादा है, यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता का ये केंद्र है, ये मोहनजोदाड़ो। आपको जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ तक फैली थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण की तरफ दाइमाबाद महाराष्ट्र में, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, ठीक है, सूतकागेन, डेर ये है, और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो। ये इस तरीके से आप देखेंगे ये पैटर्न आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता पूरी मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। राइट, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो MHI 1101 है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, मैंने एक्सप्लेन किया है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था कि आपको गार्डन चाइल्ड्स जो था वो सॉरी आपका खुदाई के वक्त जो ट्रेन बना रहे थे वो लोग, तो ट्रेन बनाने के समय उनको कुछ ईंटें मिली थी तो वो लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो एक है ये जॉन मार्शल ने कहा कि ये ईंटों को आपने किया, तो उन्होंने देखा कि ये हड़प्पा से बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर एक नगरीकरण मिला था। तो इस तरीके से हड़प्पा की खोज हुई थी। अब खोज किसने की थी, ये मैंने आपको 101 वाले में भी बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जॉन मार्शल ने किया था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की पंजाब पाकिस्तान की खुदाई की। और अगले चरण में ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, पहले आपको ये वाला डायग्राम बता देती हूँ। राइट, तो आपको इसको ऐसे बताना है कि उत्तरी सीमा में मांडा है, ठीक है, जम्मू की तरफ आपका, और वेस्ट की तरफ आपका, पश्चिमी सीमा में सुतका गेनर डोर आपका है बलूचिस्तान, और पूर्वी सीमा में आपका आलमगीरपुर यूपी में है, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र है। राइट, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहली शहरी सभ्यता है और ये एक त्रिभुजाकार है, आपको ये आंसर में लिखना है। राइट, सबसे पहले क्या हुआ कि 1872 और 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंग ने हड़प्पा का दौरा किया और पहली मोहर प्राप्त की, लेकिन वे सभ्यता की व्यापकता को नहीं समझ सके। कि उनको मोहर मिली लेकिन उन्होंने सभ्यता की उसको नहीं कहा। तो व्यापक खुदाई जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशक में, मैंने कहा था ना सर जॉन मार्शल जब वो ने देखा कि वहां पर के मजदूर ईंटें लेकर आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा ये ईंट तो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो उन्होंने फिर दयाराम साहनी जो थे हमारे हिंदू के भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान की खुदाई की। फिर अगले चरण में 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। ठीक है, इसका माधव स्वरूप वत्स 1926 में, फिर मैट्रिमर वियलर ने 1946 में यहाँ की खुदाई की।
ठीक है। खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ पर एक नगरीकरण है जिसको कि हड़प्पा का नाम दिया गया है, लेकिन खुदाई का सारा श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा शहर की जो भीतरी संरचना आपको बतानी है, वो क्या बतानी है, क्योंकि आंतरिक विन्यास का मतलब भीतरी संरचना और नगर नियोजन, आपको ये दो टॉपिक इसमें एक्सप्लेन करने हैं। ऑलराइट। उसके बाद है कि सुनियोजित और वैज्ञानिक थी और जो ग्रिड पैटर्न पे जलानुमा आधारित थी। शहर दो भाग में विभाजित थे। एक था पूर्वी दर और ऊंचा गढ़ था, और एक पूर्वी नीचे निचला वाला शहर था। इस तरीके से उनकी पैटर्न थी। ठीक है। और मकान पक्की ईंटों के बहुमंजिला बने थे। राइट। ऑलराइट। और यहाँ की नालियाँ, जो नालियाँ के साथ एक सुव्यवस्थित तरीके से बने थे। ओके। मतलब जो मैंने बताया ना कि हर घर के आगे पतली नाली है, और फिर जो घर के आगे जो मेन बड़ी नाली है उसके साथ वो जाके कंबाइन हो रहे थे। ओके। फिर उसके बाद है नगर नियोजन। सड़क एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री के कोण एंगल पे डिवाइड करती थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है। और उसके बाद है द्विविभाजित संरचना। पश्चिमी हिस्से में गढ़ था कुलीन वर्ग और अमीर आदमी के लिए। जो ऊपर का हिस्सा था पूर्वी वर्ग था, मतलब कि वहां पर अमीर लोग रहते थे। ऑलराइट। उसके बाद है कि जो निचला शहर था वो दोनों होश रक्षात्मक दीवारों से घिरा था। दोनों ओर से रक्षात्मक दीवारों से घिरा था निचला वाला जो था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियां दीवारों से घिरी थी, क्योंकि इससे इनमें से कुछ बहुत ही विशाल थी। जैसे कि धौलावीरा में दीवारें 18 मीटर चौड़ी थी और कम से कम 9 मीटर ऊंची थी। धौलावीरा के अंदर, यानी कि ये रहा धौलावीरा। राइट। तो धौलावीरा के अंदर आपकी, अब आपको जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ना, इन सब के बारे में बताना कि यहाँ पर क्या क्या है, नगरीय नियोजना कैसी है, वो चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ। ऑल राइट। ठीक है। तो फिर चौड़ी थी धौलावीरा में दीवारें 18 मीटर, धौलावीरा में दीवारें 18 मीटर चौड़ी थी और कम से कम 9 मीटर ऊंची थी। और बंगासरा में 5 से 20 मीटर चौड़ी थी। विभाजित बसावट में पृथक इकाई के चारों ओर दीवारें थी, और कुछ मामलों में दीवारें स्वतंत्र रूप से खड़ी थी। तो कुछ पक्की ईंटें थी और चबूतरों के लिए पुर्ते वाली थी। राइट। तो आपको ये आंसर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको एक बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा। ठीक है। भौतिक रूप से बसावट के चारों ओर विशालकाय दीवारें, और तात्पर्य है कि इसमें व्यापक श्रम शक्ति का योगदान दर्शाता है। जब दीवारें बनाई है तो इसका मतलब सब मजदूरों ने ही बनाई होगी, जिसे नगरवाद का प्रतीक समझा जाता है। अब जब मैंने कहा ना कि श्रम शक्ति दिखा रहे हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा पुरातात्विक में। तो इस वजह से जो दीवारें मिली हैं तो वो श्रम शक्ति का प्रदर्शन दिखाता है। तथापि बसावट के चारों ओर की दीवारों के भिन्न भिन्न कई कार्य रहे होंगे, जैसे कि प्रतिरक्षा। अब जो दीवार उन्होंने बनाई है वो किसके लिए बनाई है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मेकिंग द वॉल ऑल द साइड? ठीक है। क्या पर्पज है उसका? पर्पज ये है कि वहां पर प्रतिरक्षा के लिए होना चाहिए, मतलब रक्षा करने के लिए, कोई जानवर ना आ जाए, या फिर बाढ़ वाड़ के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए चारों नगर के चारों ओर चौड़ी दीवारें बनाई गई थी। और प्रतिरोध के रूप में चबूतरों को और मजबूत करना, और दीवारों के नगर में अंदर आने और बाहर जाने के आगमन को नियंत्रित किया। यानी कि जो मेन गेट है वहाँ पर जो बड़ी दीवारों के चार है, तो वहाँ पर आने जाने के लिए नियंत्रण किया, कंट्रोल किया गया। मतलब वहाँ पर कोई ना कोई वेट रहता भी होगा कि आप यहाँ से अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में दुर्ग और निचले शहर में चबूतरों का निर्माण उल्लेखनीय है। विशाल चबूतरे बाढ़ से सुरक्षा के लिए, और इन पर भवन भी बने हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा कि मतलब जो निचले शहर है वहाँ पर चबूतरे बने थे, वहाँ पर दीवारें थी, सुरक्षा के लिए भवन भी बने थे। तो हड़प्पा में बाढ़ से नगर की सुरक्षा के लिए चबूतरे धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित थे। इस तरीके से चबूतरे बनाए थे, मतलब चबूतरे में इतनी ऊंचाई पे कुछ बनाया था कि अगर सपोज बाढ़ आ गई, अगर इतनी थोड़ी बाढ़ आ गई तो सब लोग चबूतरों पे चढ़ जाएं। ठीक है। इस तरीके से वो पक्के मजबूत ईंटों का बनाया हुआ था चबूतरा। ठीक है। सॉरी। पक्की ईंटों का आयोग, यानी कि मकान निर्माण में 1:2:4 के रेशियो के मानकीकृत पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यानी कि यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी उन्होंने यूज किया है, यानी कि यहाँ पर विज्ञान भी है। ठीक है। और गणितीय भी है। राइट। तो ये सब चीजें हमको मिली है, तभी तो हमने कहा है कि उन्होंने कहा है कि 10 सिद्धांत दिए हैं, और तभी आप कहोगे कि ये नगरीकरण है। ओके।
जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली में क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पा सभ्यता का वो बहुत ही अच्छा था। उसमें जो है एक नालियाँ ढकी हुई थी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ नालियाँ ढकी हुई थी। उस समय भी वो हाइजीनिक का यूज़ करते थे कि सफाई होनी चाहिए, नालियों में मच्छर वगैरह होते हैं, बीमारी ना हो, जो बेहतर स्वच्छता को दर्शाता है। भवन संरक्षण, घरों के आंगन और रसोई घर और स्नान घर होते हैं और अधिकांश घरों में कुएँ पाए गए हैं। राइट, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार, आपको पता है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार है, मतलब किसी ओकेजन पे ही वहां पर स्नान किया जाता था। वहां पर अन्न भंडार मिले हैं और सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था के केंद्र हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा की बस्तियां पंजाब में सिंध और उनकी सहायक नदियों की घाटी के सतलुज यमुना में स्थित है। जो सिंधु नदी है, पंजाब है, वहां पर की तरफ जो नदियां हैं उसके उसके आसपास ही लोग रहते थे। ठीक है। इसका विस्तार जो है गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र में भी था। ठीक है। ये सौराष्ट्र नहीं होगा, आई थिंक इसमें महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र में भी था और इस स्थिति का कारण है कि सिंधु घाटी, इससे कृषि योग्य भूमि के बड़े खंड का आवश्यकता पूर्ति की जा सकती थी। नदी के किनारे उन्होंने बनाया था, तो इसका मतलब कि वहां पर जहां जहां नदियां थी वहां वहां पर उन्होंने किया था, तो इसका मतलब वहां पर क्या था, कृषि भी की जाती थी और अन्न के भी भंडार मिले हैं। राइट। तो उत्तर पंजाब में पर्वत की तराई में, रोपड़ में, उत्तर पंजाब में पर्वत की तराई में, रोपड़ में संभवतः मकानों के लिए हिमालयी लकड़ियां प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थान था। अब हिमालय से लकड़ियां भी लाई जाती थी। भाई घर बनाएंगे तो लकड़ियां तो चाहिए ही ना थोड़ी बहुत। ठीक है। तो लकड़ियां भी हिमालय से लाई जाती थी, अच्छी वाली। ठीक है। जो इतनी टाइम तक चली, तभी तो हमने उसकी पहचान करी है। तो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में शत्रुघ्नी के एक अन्य बस्ती थी जो दूसरी बस्तियों से काफी दूर थी। मतलब अफगानिस्तान पे भी एक अलग सी बस्ती मिली और लगता है कि यह विशेष रूप से यहाँ उपलब्ध अर्थ बहुमूल्य रत्न लार्जवर्द हासिल करने के लिए थी। कोई पर्पस होगा, बहुमूल्य जो रत्न प्राप्त करने के लिए भी वहां पर छोटी सी एक बस्ती मिली है। गुजरात के धौलावीरा में सुनियोजित किलाबंदी महानगर मिला, जहां पत्थर ईंटों से बने मकान और विशाल जलाशय और व्यापार के लिए बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। राइट। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा कि आपका जो धौलावीरा है वहां से एक किलाबंद महानगर मिला है, मकान मिले हैं, जलाशय मिला है। राइट। और बंदरगाह था क्योंकि गुजरात में बंदरगाह था, तो यहाँ पर की व्यापार भी होता ही होगा। राइट। तो लोथल में क्या होता है, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी कि वहां पर लोथल में पक्की ईंटें थी। राइट। और बना एक प्राचीन बंदरगाह या गोदीवाड़ा है और जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था लोथल में। राइट। आई होप आप इसका साथ स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे। वैसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ये पूरा असाइनमेंट का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। यहीं तक है आपका क्वेश्चन, गुजरात तक तो जितने भी यहाँ पर डायग्राम में था। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको ये दोबारा स्क्रॉल कर देती हूँ। राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, त्रिपिटकों और धर्मसूत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके। कि हमको हमारे जो इतिहास के बारे में जो हम खोज कर रहे हैं वो उसका स्रोत हमें कहाँ से मिले। ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर ली हूँ। कोई भी अगर आपको सही से स्क्रीनशॉट नहीं आया है, कोई भी आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए रिप्लाई करूँगी। राइट। असाइनमेंट आपको 30 मार्च तक सबमिट करनी है और आपको ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करनी है। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन सबमिट नहीं होती है, ऑनलाइन सबमिट करिए, आपका मार्क्स जो है उसमें चढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन है दैट इज त्रिपिटकों और धर्मसूत्र में नगरों के चित्रण पर एक टिप्पणी लिखी है। अब आपने पढ़ा था कि नगर और नगरीयकरण कैसे था और किन बेसिस पर आप कह सकते हो, किन सिद्धांतों पे आप कह सकते हो कि ये नगरीकरण है। तो गार्डन चाइल्ड ने जो दिया है कि ये 10 सिद्धांत आपके प्रूफ होते हैं, तो दैट इज अर्बनाइजेशन है वो। राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। उसके बाद आ जाता है कि भाई ये तो आपने खुदाई करके निकाला है, ठीक है, खोज करके निकाला है। अब आप हमें बताइए कि ग्रंथों में हमारे कैसे नगर व्याख्या की गई है,
क्योंकि हमारे ऋग्वेद जो वैदिक काल आया है उसमें भी बताया गया है कि पक्की ईंटों के मकान नगरीकरण पहले आया था, राइट। तो वो चीज आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। तो ये त्रिपिटक हमारे क्या है, ये सारे साहित्य हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं, ये अर्थशास्त्र धर्मसूत्र। तो ये आपका क्वेश्चन असाइनमेंट का है। त्रिपिटकों और धर्मसूत्र में नगरों के चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। और अर्थशास्त्र धर्मसूत्र ये आपका जून 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैंने आपका क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन तो बेटा आपका जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका जून 2025 में आया है। अर्थशास्त्र और धर्मसूत्र में शहरों के चित्रण की तुलना कीजिए, राइट। तो इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं, मैं इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 और 2। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ इसी के बाद, असाइनमेंट के बाद, जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, बुक समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो सेकंड पार्ट होता है बेटा, कि उसके अंदर क्या होता है कि आपको केस स्टडी करनी पड़ती है। जैसे तक्षशिला है, आपका नागार्जुन कोंडा है, ये इस तरीके से केस स्टडी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कांची के बारे में आ गया, तक्षशिला के बारे में आ गया, तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें से भी करने हैं। दक्षिण भारत में शहरीकरण के उद्भव, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, ओके। ऑलराइट, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, त्रिपिटक एंड धर्मसूत्र, ओके। जिसने मेरा MHI 103 का आपने बुक में पढ़ा होगा कि त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध ग्रंथ है, राइट, जिसको कहा जाता है टोकरी, राइट। टोकरी है इसका मीनिंग है, जिसमें कि बौद्ध के उपदेशों, बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व में, राइट। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने कि अपने उपदेश जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सारनाथ में दिया था, उसके बाद उनके मृत्यु के बाद निर्वाह पूर्ण जो उनका हुआ था, तब उन्होंने अपने उपदेश जो उनके जो थे सब, जो उन्होंने ज्ञान बांटा था, उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए थे, है ना, तो उसको त्रिपिटक कहा जाता है। उसमें पूरी चीजें हैं, डिटेल हैं, राइट। धर्मसूत्र क्या है, ये भी आपका एक ग्रंथ है, राइट, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले नगर और शहरों की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से ही मिली थी, वैदिक साहित्यों से मिली थी, तभी तो उसके बाद जब, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला था, ठीक है। फिर जब खोज की है, पता है कि साहित्य में लिखा गया है, खुदाई करी गई है, खुदाई 1826 में करी गई थी, तब आपकी हड़प्पा सभ्यता सामने आई थी 1920 में, राइट। तो ग्रंथों और पुरातात्विक खुदाई द्वारा मिलती है। एक तो हम खुदाई द्वारा पता चला कि हाँ यहाँ नगर थे पहले, और जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था कि हमारी नगरीकरण पहले आया था, राइट। खुदाई से पहले कि नगरीकरण के प्रमाण मिले, मिले उस नगरीकरण की खुदाई से पहले ही, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ तो पहले ही बन गए थे, खुदाई तो बाद में हुई है। और जो हमारे ग्रंथ थे उसमें तो पहले से ही लिखा था कि हमारे नगर नगर पहले बने थे, ठीक है। तो सभ्यता आई जिसकी जानकारी हमें वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथों, लौकिक ग्रंथ, ये सब मिली है। वैदिक काल हमारा कहाँ से था, वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक काल माना जाता है, जिसमें कि आपका, मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आगे जो हम पढ़ाएंगे उसका थोड़ा बहुत आपको कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग कर दूं सीधा त्रिपिटक से, तो वो सही नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए आंसर डिटेल में आपको बताया है कि क्या होता है, ठीक है। अगर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में लिखना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए पूरा फुली एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। तो पूर्व वैदिक काल में आपकी ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल आपकी में जो है आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब बने थे, ओके। इसमें क्या है कि ऋग्वेद में आपको महाजनपद की के बारे में जानकारी मिलती है, राइट। ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, देखो ऋग्वेद में जनपदों की भी बात की गई है, और इसमें बताया गया है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। जो खुदाई के दौरान उनको मिला कि वो ऊपरी दुर्ग, निचली दुर्ग, ये ऋग्वेद में बहुत पहले से ही लिख लिया था कि ब्राह्मण अलग थे, क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ब्राह्मण यानी कि पंडित, क्षत्रिय माने कि जो क्षत्रिय जो लड़ाई करने वाले थे क्षत्रिय, और वैश्य यानी कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको वैश्य बोलते हैं, शूद्र यानी कि छोटी जाति के, ठीक है।
600 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध और बौद्ध 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। ठीक है, तो एक धार्मिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी। जब धार्मिक क्रांति स्टार्ट हुई है तो उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बताया गया है कि महाजनों पदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता इसके बाद जो अब नगर बने हैं, मौर्य सभ्यता मौर्य वंश आया, फिर कर्ण वंश आया, कुषाण वंश आया, तो इस तरीके से क्या बना था, एक जनपद बने थे। ठीक है, तो त्रिपिटक, धर्मसूत्र, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में नगरों की व्याख्या की गई है। राइट, आपको पहले बताया कि त्रिपिटक जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध का 1563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु निर्वाण जिसे बोलते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट, तो जब इसमें आपको जो लिखना है कि वो सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है कि नगरियों का चित्रण करना है। राइट, आपको इनके डिटेल में अंदर तक नहीं जाना है, इन ग्रंथों में जो नगर बताए हैं उसके बारे में लिखना है। राइट, पहले मैंने इसको पूरे ऐसे डिटेल में लिखा था लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जो इसका आंसर है वो सिर्फ अलग-अलग कहीं-कहीं से दे रखा है टेक्स्ट बुक में। ठीक है? तो आपको इसमें नगरीयकरण बताना है कि इसमें नगरीयकरण के बारे में क्या कहा गया है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, तो इनकी जो अस्थियाँ थी, उनको क्या किया गया था कि अलग-अलग भारत में 12 जगह वो किया गया था, संगठित किया गया था और जहाँ-जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी गई थी, उसी को ही बौद्ध स्तूप कहा जाता है। ठीक है? बौद्ध स्तूप कहा जाता है जो कि दक्षिण भारत में अलग-अलग जगह किया था, क्योंकि आपका बौद्ध धर्म जो है दक्षिण भारत में भी पूरा फैला था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत में इसको सराहना किया जाता था। इनके स्तूप बने, बौद्ध नगर बने, बौद्ध भवन बने। ठीक है? तो उसके लिए आपको दक्षिण भारत का भी आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर